मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आप जानते हैं कि हम लोग जो है, एक सेकेंड, चलिए, आप जानते हैं कि हम लोग TRE2 में जो GS सेक्शन था, जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग किस कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के GS सेक्शन जो 40 नंबर का पूछा गया है उस पर हम बात कर चुके हैं। और ये अभी हम बात कर रहे हैं 6 to 8 के GS सेक्शन पे। 6 to 8 के क्लास में जो पूछा गया था, GS सेक्शन का 40 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ आपको सारा वीडियो अवेलेबल है, मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं इस सीरीज़ के आगे। अभी हम बात कर रहे हैं 41 क्वेश्चन से। इससे पहले 31 से 39 तक क्वेश्चंस पे बात हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। 41 क्वेश्चन है। ये 6 to 8 का GS सेक्शन है। कहता है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर घटती है, डिक्रीज होती है, को कहा जाता है अपचयन या उपचयन। यानी ऑक्सिक अभिक्रिया, कोई रिएक्शन में ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन, उपचयन, अपोपचयन अभिक्रिया, या फिर क्या कहेंगे? आइए, ये अपचयन जो है, अपचयन, इसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है ना। उपचयन कहते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं रिडक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन संख्या जो है, रिडक्शन में, याद रखिएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीकरण संख्या जो है वो डिक्रीज होगा। रिडक्शन में, इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमेशा जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? दो क्वेश्चन समझ में आ गया। रिडक्शन नहीं, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमेशा डिक्रीज होगा, घटेगा। और अभिक्रिया में जो अपचयन है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या जो है हमेशा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा नहीं है? आइए हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है? कॉपी में नोट कीजिएगा। कॉस्मिक रेज पहला, गामा रेज दूसरा, एक्स रेज। ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। कौन कौन नहीं होता है? दो जो रे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं। पहला बीटा रेज और गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं। इसका मतलब अल्फा और बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं होते। इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर, अल्फा। गामा होता है, एक्सरे होता है, कॉस्मिक रे भी होता है। ये तीनों होता है, गामा, एक्सरे और कॉस्मिक रे। ये तीनों जो है, कॉस्मिक रे, ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। लेकिन अल्फा और बीटा ये दोनों जो है नहीं होता है। नोट करना चाहिए आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का आपने मॉडल्स पढ़ा होगा, परमाणु मॉडल्स पढ़े होंगे।
nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास यानी कि रेडियस किसके समानुपाती होगा? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। हर ऑर्बिट में आपने मॉडल्स पढ़ा होगा, एटम के मॉडल्स पढ़े होंगे, तो हर ऑर्बिट में एटम्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगा। तो रेडियस r बराबर 2n²/2, 2 से 2 कट गया, n², इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद यानी पदों में कार्बन डाइऑक्साइड निष्पादन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एरोबिक श्वसन, इसे कहते हैं। अब याद रखिए, दो चीज होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है अनएरोबिक रिस्पायरेशन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब होता है कि श्वसन की प्रक्रिया हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में लेते हैं, उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब होता है कि श्वसन की प्रक्रिया हम ऑक्सीजन के एब्सेंट अनुपस्थिति में लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेते हैं सांस, उसे कहते हैं अनएरोबिक, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेते हैं उसे कहते हैं एरोबिक। तो एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है? तो एरोबिक प्रक्रिया में 3 स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है, 3 स्टेज में, 3 स्टेज में, 3 होगा, 3 स्टेज में। पहला स्टेज जो होता है, फर्स्ट 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट जो है वो होता है वो होता है पायरोवेट सिचुएशन में। अब मैं इतना इसको क्लियर नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बार जो है फर्स्ट में पायरोवेट के प्रक्रिया में होता है, और 2 मर्तबा जो होता है, पहला बार 2 मर्तबा जो होता है वो होता है क्रिप्स चक्र में के दौरान, क्रिप्स चक्र कहते हैं या उसके साइट्रिक चक्र भी कहते हैं, के दौरान होता है 2 बार, इसलिए 3 बार होता है टोटल मिलाकर के 3 बार। इसको हम डिटेल्स बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्रिप्स चक्र आपको देखिए समझ में आएगा। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, आपको अच्छे से पता है, निस्पंदन इकाइयां मानव गुर्दे में, जो किडनी होता है, किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब निस्पंदन इकाइयां, निस्यंदन इकाइयां, फिल्ट्रेशन यूनिट, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। एक मानव किडनी में, गुर्दे में करीब 1.5 लाख जो है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का काम क्या है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी में जो रक्त हो, आयन हो या छोटे अणुओं हो, उसको अलग करता है ब्लड से। नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड से ब्लड से छोटे अणु या रक्त या मतलब आयन है, उसको ब्लड से अलग करता है, गंदगियों को ब्लड से अलग करता है, अपशिष्ट पदार्थों को, विषाक्त पदार्थों को ब्लड से अलग करता है, और अच्छे चीजों को वापस वो ब्लड में भेज देता है। नेफ्रॉन का ये काम होता है। 1.5 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, ठीक है ना। अगर इसी का नेफ्रॉन काम डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो किडनी फेल कर जाता है इंसान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। सॉरी कहां चला गया? 46। टैकीकार्डिया में हृदय गति होती है। टैकीकार्डिया जो है वो एक मेडिकल टर्म है, ठीक है ना, मेडिकल टर्म है। इस टर्म में हृदय की गति जो है वो 100 टाइम्स हो जाता है, 100 टाइम्स हो जाता है पर मिनट 100 टाइम्स, यानी 1 मिनट में हृदय गति जो है वो 100 बार जो है वो धड़कने लगता है, तेज हो जाता है, यानी तेज हो जाती है। टैकीकार्डिया एक मेडिकल टर्म है, जिस टर्म में कि हृदय गति जो है वो तेज हो जाती है। कितना? 1 मिनट में 100 बार। अक्सर आप देखते होंगे कि दौड़ने में
झटक के चलने में हृदय की गति तेज होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसमें हृदय गति तेज हो जाती है। अरे कभी कभी अगर ऐसे सिचुएशन हो तो इंसान को हार्ट अटैक या ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। 46, 47 में कहा गया है कि 47 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत होगा। बहुत महत्वपूर्ण, अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान-3 गया है बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, बिल्कुल गलत है। चंद्रयान-3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, अच्छा सा काम कर रहे हैं। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कहा गया है केवल 1, केवल 2 नहीं, केवल 3 नंबर। चंद्रमा पर भेजने वाला जो गया है अभी सैटेलाइट, वो भारत जो है चौथे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन, इससे पहले कौन कौन गया है? इससे पहले गया है यूएस पहला, फिर गया है चाइना, फिर गया है सोवियत रूस, ठीक है ना, सोवियत यूनियन। अभी गया है चौथी बार फोर्थ स्टेज, मतलब स्टेज पर, मतलब चौथे स्थान पर इंडिया गया है। यूएस गया, फिर चाइना गया, फिर सोवियत यूनियन गया, फिर अभी इंडिया गया, ठीक है ना, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट 48 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया? अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय यूएन हेडक्वार्टर, उसमें जो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसको जो एस्टेब्लिश करने वाला जो है उसका नाम है राम सुतार। यह राम सुतार जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है इनको, पद्म श्री अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने ही मतलब यूनियन हेडक्वार्टर में, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किया राम सुतार ने। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन तीनों देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? कौन सा देश था जिस देश के लिए ये नोबेल फाउंडेशन जो है वो अपनी निमंत्रण नीति जो है उसको चेंज कर दिया? कौन से देश के बारे में? अच्छा, जो नोबेल फाउंडेशन जो है वो जो है वो 3 देश को तो इनवाइट किया ही था, रूस, ईरान, बेलारूस। रूस, बेलारूस और ईरान जो है वो तो उनको इनवाइट किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ स्वीडिश का दूर दराज का एक देश था जिसको प्रतिबंध था। स्वीडिश देश के एक नेता थे, मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको प्रतिबंधित था पहले से ही कि इस निमंत्रण में, मतलब नोबेल फाउंडेशन में उनको इनवाइट नहीं किया जाता था। लेकिन 2023 में जो नोबेल फाउंडेशन मतलब नोबेल इनाम दिए गए तो अपने निमंत्रण नीति को चेंज करके उन्होंने इस देश के जो नेता थे, पॉलिटिशियन पता नहीं कौन थे, उनको इनवाइट किया था। मतलब ये थे, मुझे जहाँ तक समझ में आता है सही है, मतलब मुझे पता है। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पैनल में निदेशकों के पैनल में नहीं थे? 2023 में जो मणिपुर में जो दंगे हुए थे, आप जानते हैं इसके बारे में, उसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी अध्यक्षता में 3 लोगों को भेजा गया था मणिपुर। उसमें से एक का नाम था गीता मित्तल। ये गीता मित्तल जो थी वो जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, मुख्य न्यायाधीश थी जम्मू कश्मीर के। उस दूसरे का नाम था शालिनी पंसालकर जोशी, शालिनी पी जोशी, शालिनी पंसालकर जोशी। और ये जो थे वो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस थे। और तीसरा नाम था, एक का नाम था आशा मेनन।
तीसरा का नाम था आशा मेनन। आशा मेनन जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो इसमें से कौन नहीं है? ये नहीं थे। ज्ञान सुधा मिश्रा न्यायमूर्ति ये नहीं थी। न्यायमूर्ति गीता मित्तल थी, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी थी, और एक का नाम था आशा मेनन, न्यायमूर्ति आशा मेनन। ये 3 लोगों को, 1, 2 और 3 लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ नायडू के अध्यक्षता में इन्होंने इन तीनों को मणिपुर भेजा था। किस लिए? राहत के लिए, निगरानी के लिए, मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत सारे, मतलब इस पर काम करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए आप लोग।